स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल मेरे आपका। और मैं हूँ राज कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 पार्ट 4। देखो, कोविड-19 पार्ट 3 मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ और ये पार्ट 4 है। मैं पहले भी कहा था कि कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी सारे इश्यूज़ हैं, मेडिसिन हैं, केमिकल्स हैं, कोई मशीनरी यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड, उसको मैं पूरी डिटेल से कवर कर रहा हूँ। और आज भी हम कई मेडिसिन जो न्यूज़ में रहा है, टेस्टिंग न्यूज़ में रहा है, और ख़ासकर एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक न्यूज़ में क्यों रहा है, कोविड-19 से कैसे रिलेटेड है और ये भारत से कैसे रिलेटेड है। तो डिटेल से जानेंगे एशियाई डेवलपमेंट बैंक के भी बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, हाल ही में एक फलूदा टेस्ट हुआ है। तो फलूदा टेस्ट ये कोविड-19 से रिलेटेड है, क्योंकि ये पूछ देता है कई बार कि कौन से टेस्ट किससे रिलेटेड है, या तो फ्लोइंग द मैचिंग कर देता है या डायरेक्ट पूछ देता है। तो फलूदा जो टेस्ट है, कहीं फलूदा लिखता है, कहीं फलूदा लिखता है, तो ये खाने वाला फलूदा मत समझ लेना, ये टेस्टिंग वाली फलूदा है। तो ये रिलेटेड है कोविड-19 से, कोविड-19 का टेस्ट है। दूसरा एक टेस्टिंग रहा है RT-PCR टेस्ट। ये RT-PCR टेस्ट क्या है? देखो, RT-PCR टेस्ट जानने से पहले जान लेते हैं ये रैपिड टेस्ट। देखो, रैपिड टेस्ट ये चाइना द्वारा भेजा गया एक किट है। किट क्या होता है? जैसे कि आप मलेरिया का टेस्टिंग करवाने जाते हो किसी डॉक्टर के पास, तो आपके पर्चे पे वो चिपका दिया जाता है, शायद आप नहीं समझते होंगे, वही किट होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार का रैपिड टेस्ट किट चाइना द्वारा दिया गया था, लेकिन वो 90% असफल रहा। कई राज्यों ने इस पर टेस्टिंग की, माने वैसा टेस्टिंग की जिनको मान लो कि 100 लोगों को कोविड-19 हुआ है, और उनके ऊपर टेस्टिंग किया गया जिनमें से 90% यानी 90 लोगों को बताया निगेटिव बताया, जबकि 10% लोगों को ही पॉजिटिव बताया। तो ये पता चल गया कि बिल्कुल ही ये 90% फेल्योर है ये टेस्टिंग, है ना। तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के बाद चाइना गवर्नमेंट को ये कहा गया, उसके बाद चाइना गवर्नमेंट या फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उन्होंने इस टेस्ट को रिकॉल किया। रिकॉल का मतलब होता है वापस बुला लिया, यानी वापस मंगा लिया अपने देश में। ठीक है, उसके बाद से ये RT-PCR टेस्ट काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आजकल सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये RT-PCR टेस्ट अगर आया आपको एग्जाम में तो ये बता देना कि कोविड-19 से रिलेटेड है। अब जानते हैं, देखो ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ये न्यूज़ में क्यों रहा है। देखिए, हाल ही में भारत को $1.5 बिलियन का लोन दिया है, यानी कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। ये प्रोग्राम का नाम याद रखना, कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भारत को 1.5 बिलियन का लोन दिया है कोविड-19 से निपटने के लिए, याद रखना। अब जानते हैं ADB की स्थापना कैसे हुई और क्यों हुई, ऐसी क्या जरूरी पड़ गई, पूरी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। देखो, 1966 से पहले उतनी बड़ी एशिया में कोई बैंक नहीं थी या बैंक नहीं था। तो एशियाई पैसिफिक रीजन के, खासकर आपको पता होगा एशियाई पैसिफिक रीजन विकासशील देश हैं, तो इन्होंने कई बार आवाज़ उठाया कि भाई एक ऐसा बैंक या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन का क्यों नहीं आप स्थापना करते हो जिससे भारत या अन्य पैसिफिक रीजन जितने भी सारे कंट्री हैं उनको लोन प्रोवाइड हो सके। तो इतनी बड़ी कोई बैंक थी नहीं 1966 से पहले। तो यूनाइटेड नेशन में इसकी इश्यूज़ को बार बार उठाया जा रहा था। तो यूनाइटेड नेशन ने 1966 से पहले यानी 1966 से पहले उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है एशिया सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग। ठीक है, इसको याद रखना, एशिया सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का उन्होंने गठन किया और बोला कि देखो भाई क्या स्थिति है एशिया पैसिफिक रीजन में, क्या कोई बैंक या इंस्टीट्यूशन को गठन करने की आवश्यकता है। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया 1966 में या 1956 में कि हाँ भाई एक ज़रूरी है, आप बहुत ज़रूरी है कि एक बैंक या इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाए जो बोरोइंग यानी लोन को दे सके। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक बैंक की स्थापना की जिसका नाम है ADB, यानी 19 दिसंबर 1966 को इस बैंक की स्थापना हुई। देखो, इस बैंक में 67 मेंबर्स होते हैं, याद रखना ये 67 मेंबर हैं। 67 मेंबर्स में 48 मेंबर्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन के, जबकि 90 मेंबर्स हैं आउट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। कहीं 68 मेंबर देता है तो इसको कंफ्यूज मत होना, 67 मेंबर्स हैं। देखो, UPSC बार बार पूछ लेती है कि क्या ADB में या ADB के सदस्यों में क्या केवल पैसिफिक रीजन के ही कंट्रीज हैं? नहीं जी, नहीं, आउट ऑफ पैसिफिक रीजन के भी है, क्योंकि आप सदस्य का ये स्ट्रक्चर याद रखोगे 67 और 48 और 90, तो इससे आप एग्ज़ाम कंक्लूजन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, याद रखना। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो, ADB का अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा जापान का होता है।
ठीक है। और इसमें एक अध्यक्ष और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, यानी एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर जो होगा वो हमेशा जापान का होगा। 4 डिप्टी गवर्नर जो होंगे वो अन्य क्षेत्रों से होंगे। अन्य क्षेत्र का मतलब होगा, ये फिक्स है, यूएसए से होगा, एक होगा आपका यूरोप से होगा, एक होगा आपका एशिया से होगा। इस चीज़ को याद रखना है स्ट्रक्चर को। ऊपर होगा जापान, नीचे होगा 3 यूएसए, एशिया और यूरोप, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। देखो एडीबी हार्ड लोन और सॉफ्ट लोन दोनों प्रकार की लोन देती है एडीबी, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। उसके बाद एडीबी की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि एशिया पैसिफिक रीजन में आप समझ ही होंगे आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना और कमज़ोर देशों को जिनकी बोरोइंग की आवश्यकता है उनको लोन देना। देखो एडीबी में जहाँ तक ये पूछ देता है कई बार यूपीएससी में कि एडीबी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, यानी फंडिंग किसका है या कोटा किसका है, तो सबसे ज़्यादा चाइना का है, उसके बाद भारत का है, उसके बाद पाकिस्तान का है, उसके बाद इंडोनेशिया का है। इस तरीके से है इसमें। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखना क्योंकि यूपीएससी पूछ देती है इस तरीके से। अब आते हैं, देखो हाल ही में एक रहा है एच कार्ड। एच कार्ड क्या है? यह एक प्रकार का एक रोबोट है, मशीनरी रोबोट है जो हाल ही में इसका यूज़ किया गया है। रोबोट का क्या मतलब है, जैसे इसका यूज़ क्यों किया गया है? देखो कोविड-19 में मानव, हर जगह मानव को नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हर जगह रिस्क है। तो एक ऐसा क्यों नहीं रोबोट बनाया जाए जिसको भेजा जा सके, जैसे कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको मेडिसिन दिया जा सके, साफ़ सफाई के लिए और भी सारे यूसेज के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनकी बर्डन को कम किया जा सके। इस कारण से ये एच कार्ड रोबोट जो चर्चा में रहा है। तो पूछिए एच कार्ड क्या है? तो एक रोबोट है, मानव रोबोट है, ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज़ काफ़ी न्यूज़ में रहा है, वैक्सीन और ड्रग्स में क्या अंतर है ये जान लो। देखो वैक्सीन उनको दिया जाता है जिनको वो बीमारी नहीं हुआ है और ड्रग्स उनको दी जाती है, ड्रग उनको दी जाती है जिनको बीमारी हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे जिनको कोविड-19 हो चुका है उनको ड्रग दिया जाएगा, जिनको कोविड-19 नहीं हुआ है उनको वैक्सीन दी जाएगी। अगर आप सुन रहे होंगे वैक्सीन का विकास किया जा रहा है, तो वैक्सीन का विकास किया जा रहा है तब इसका अंदाज़ा इससे मत लगा लेना कि वैक्सीन जो विकास हो रही है जिनको कोविड-19 हुआ है उनको दिया जाएगा। जी नहीं, वैक्सीन उन्हीं को दिया जाएगा जिनको कोविड-19 नहीं हुआ हो, ताकि उनको फ्यूचर में कोविड-19 से लड़ने की क्षमता विकसित की जा सके और कोविड-19 से वो बच सके। बल्कि जिनको कोविड-19 हुआ है वो ड्रग ही लेंगे, ठीक है। अब एक यूवी वॉल्टेयर काफ़ी चर्चा में रहा, वॉल्टेयर यानी अल्ट्रा वायलेट। ये अल्ट्रा वायलेट क्या है? एक मशीन है। देखो अल्ट्रा वायलेट मशीन है, इसको क्या यूज़ में लाया जा रहा है कि जैसे कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी सारे हॉस्पिटल हैं या रूम्स हैं वहाँ पर रख दिया जा रहा है। वहाँ पर रख देने के बाद 5 मिनट छोड़ दिया जा रहा है, इसको बाहर से कंप्यूटर या मोबाइल से ऑपरेट किया जा रहा है। क्योंकि इसलिए बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट इसमें किरण होती हैं जो मानव को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसको WHO ने भी कहा है कि इससे मानव से बिल्कुल ही दूर रखा जाएगा, बिल्कुल ही दूर। ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है WHO ने। तो इसको बाहर से रिमोट या कंप्यूटर से, मोबाइल से ऑपरेट किया जाता है और 5 मिनट के अंदर ये पूरी कमरा को साफ़ कर देता है, ठीक है। जितने भी पैथोजेंस होते हैं यानी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं उसको ये साफ़ कर देता है। ये यूवी जो वॉल्टेयर यानी अल्ट्रा वायलेट ये जो मशीन है उसको। तो अल्ट्रा वायलेट ये मशीन है या वॉल्टेयर है, इसको आप याद रखना कि इसको किस यूज़ में लाया गया है और क्या है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस ग्रेट डे।